Welcome to the sixth lecture for the subject structure analysis. So let's recall what we have done in the last class. Okay. So in the last class, basically we were talking about frames, the static indeterminacy of frames. ओके तो हमने कहा था कि फ्रेम्स को अगर डिफाइन करना है तो फ्रेम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है जो बेसिकली बीम्स और कॉलम के कॉम्बिनेशन हो. ओके देन हमने जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किया था कि इसमें स्टैटिक जो इंटरनल पोर्शन है, स्टैटिक या इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, वो ज़ीरो नहीं होती है ना, नॉट ज़ीरो. अनलाइक द बीम्स में वो हमेशा ज़ीरो होती है, बट यहाँ पे ज़ीरो नहीं होती है. ओके फिर हमने देखा था कि जब आप किसी फ्रेम को कट करते हो, है ना, इस तरीके से जब आप कट करते हो तो जहाँ पे भी कट करते हो, जिस भी पॉइंट पे कट करते हो, वहाँ पे बेसिकली तीन अननोन्स होते हैं या तीन फोर्सेस होते हैं जिनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती. तो हर एक जगह पे क्या है, तीन वैल्यूज़ होती हैं या तीन अननोन्स होते हैं. तो चूँकि हमने यहाँ देखा था कि एक बॉक्स में टोटल यहाँ पे एक बॉक्स में टोटल 6 अननोन हैं और आपके पास इक्वेशन जो अवेलेबल हैं वो 3 ही हैं. कहने का मतलब है 3 हमारे पास, 6 - 3 क्या है हमारे पास, मतलब 3 जो है हमारे पास एक्स्ट्रा अननोन है ना, 3 एक्स्ट्रा अननोन है. तो इन्हीं 3 एक्स्ट्रा अननोन को हम कहते हैं क्या, इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी एक बॉक्स के लिए. तो यहाँ पे हमने ऐसा कंसेप्ट बनाया कि एक बॉक्स में 3 डिग्री ऑफ DI होगा या 3 डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होगी. सेम चीज़ को आपने यहाँ पे नोट में भी लिखा है. देन बेस्ड ऑन दिस वी स्टार्टेड कैलकुलेशन. ओके उसके बाद हमने बात करी रिलीज स्ट्रक्चर की. रिलीज स्ट्रक्चर में हमने बात करी इंटरनल हिंज की. तो इंटरनल हिंज के बारे में बताया गया कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसे आप हिंज सपोर्ट से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों काफ़ी अलग होते हैं. इंटरनल हिंज बेसिकली क्या होते हैं, इस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं आप. और अबाउट इंटरनल हिंज, ये जो आपका बीम है या जो भी स्ट्रक्चर है वो उस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है या रोटेट कर सकता है ना. देन यहाँ पे हमने ये भी लिखा है कि कोई भी बेंडिंग नहीं होती है जहाँ पे भी इंटरनल हिंज होता है. बेस्ड ऑन दीज वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग इंडिटर्मिनेसी, है ना. हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे. सो अप टू दिस वी हैव डन, है ना, अप टू दिस वी हैव डन. लेट्स मूव अहेड, है ना, आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के स्ट्रक्चर की, है ना. जो एक पहला जो हमने बात करी थी वो बीम की करी थी, सेकंड में हमने फ्रेम की करी थी, और तीसरा और आखिरी टाइप है ट्रस. तो ट्रस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, है ना. ट्रस कैसा होता है, कुछ आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का ट्रस सिस्टम होता है ना. इस तरीके का ट्रस सिस्टम होता है. या बहुत सारे डिज़ाइन अलग हो सकते हैं, बट देखने में कुछ इस तरीके से होता है ना. यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट लगा देते हैं. सो ये इस तरीके का कुछ ट्रस होते हैं. इसमें जो इनको मेंबर कहा जाता है ना, जो बेसिकली एक रॉड होते हैं, है ना. बेसिकली क्या होते हैं, एक रॉड होते हैं या एक बार होते हैं, है ना. ये इस तरीके के बार होते हैं और
इनको कनेक्ट कर कैसे किया जाता है, यहाँ पे एक होल ड्रिल किया जाता है और फिर दूसरा क्या करते हैं, मेंबर को आप इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। चूँकि इसको होल में क्या करते हैं, नट बोल्ट के हेल्प से आप इसको जोड़ते हैं। ओके, तो ये जो जॉइंट है ना, जहाँ पे आपने जोड़ा है, इसको आप कहा करते हैं जॉइंट, है ना, या फिर पिन कहा करते हैं, है ना। और अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आप देखें कि या तो आप इसको क्या बोलते हैं, नट बोल्ट से आप इसको कनेक्ट करते हैं या फिर आप वेल्डिंग करते हैं, है ना, इस तरीके से होता है। तो ये इस तरीके से देखने में ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड जॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए वो ये कि अगर आप यहाँ पे मेंबर को कट करते हो, है ना, अगर एक्स से कट करते हो तो एक्चुअल में आपको क्या दिखेगा। सो लेट मी ड्रॉ दिस, है ना, कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। लेट मी ड्रॉ दिस एक्स। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ओके, तो एक्चुअल में आप देखोगे कि हर एक मेंबर के अंदर इस तरीके का एक फोर्स फ्लो हो रहा है, इसके अंदर इस तरीके से और इसके अंदर से इस तरीके से एक फोर्स फ्लो हो रहा है। और ये जो फोर्स है बेसिकली क्या है, एक्सियल फोर्स, है ना। फ्रेम्स में हमारे पास 3 फोर्सेस थी, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक है जो कि क्या है, एक्सियल है ना। हर एक मेंबर के अंदर क्या है, इस तरीके से फोर्स फ्लो हो रहा है। ओके, सो एक ही अननोन है हर एक मेंबर में, है ना। हर एक मेंबर में एक अननोन है और वो अननोन क्या है, आपका एक्सियल फोर्स। sorry, every member have axial force flowing inside। उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही फोर्स फ्लो हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये आपके ट्रसेस होते हैं। अगर आप इनको देखना चाहें तो इनका एग्जांपल आप देख सकते हैं कहाँ पे, रेलवे स्टेशन पे आप जाएं और ऊपर जो रूफ जो सपोर्ट होता है, रूफ को जो सपोर्ट करता है, स्टेशन के रूफ के ऊपर आपको ये देखने को आसानी से मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा काफ़ी दूसरी जगह भी यूज़ होता है, जैसे कि टेम्पररी स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आपको कुछ कम टाइम के लिए चाहिए होते हैं, है ना, या इंडस्ट्रियल एरिया में, है ना, क्योंकि आप इसको नट बोल्ट को लगा सकते हो, ओपन कर सकते हो, तो क्या है कभी भी बनाओ, कभी भी इसको वापस से निकाल लो। तो दीज आर दी पॉइंट्स अबाउट दी ट्रसेस। आई अज्यूम कि आप ये सब चीज़ें जानते हैं, बट फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी है। ओके, बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करना। ओके, अब बारी है ट्रसेस की। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। तो जैसा कि हमेशा से आप देखते आए हैं, यहाँ पे मैं 5th पॉइंट कर देता हूँ कि जो आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो क्या है, 2 चीज़ों से मिलके बनती है, इंटरनल और एक्सटर्नल।
इंटरनल जो होता है वो इंटरनल फोर्सेस के लिए होता है, और इंटरनल फोर्सेस यहाँ पे क्या है, एक्सियल फोर्स है ना, यहाँ पे क्या है, एक्सियल फोर्स है। और जो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी होता है वो सपोर्ट के बारे में होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, जब हम बीम्स हमने जब स्टार्ट किया था तभी ये पढ़ा था। ओके, तो अगर आपको डी यहाँ पे अगर आप देखें, है ना, तो किस तरीके से आप इस इनडिटर्मिनेसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल तो क्या है, सिंपल, जैसा, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्ट के बारे में बात करता है, तो इससे मैटर नहीं करता कि बीम है, फ्रेम है या फिर ट्रस है। तो एक्सटर्नल तो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होगा, बट इंटरनल कैलकुलेट करने का तरीका बदलना चाहिए, है ना, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं, है ना, नाउ है ना। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप एक ट्रस का सिस्टम देखें, है ना, एक ट्रस का सिस्टम देखें, तो आपका ट्रस कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे क्या है, एक में आपने नट बोल्ट का सिस्टम बना रखा है। ये क्या है, नट बोल्ट है, नट बोल्ट कनेक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करें, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, और लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, या जो भी जॉइंट है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। लेट मी कलर दिस, है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो सॉरी, यहाँ पे लिख लेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन, है ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, है ना। नाउ इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट, या फिर इस तरीके से देखें कि यहाँ पे कौन कौन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन हैं, है ना। तो आप इस तरीके से देखें कि हर एक मेंबर के अंदर क्या है, एक एक्सियल फोर्स फ्लो हो रही है। इसके अंदर क्या है, एक इस तरीके की फोर्स है, इसके अंदर क्या है, इस तरीके के फोर्स। तो आप किसी भी पॉइंट को अगर आप कंसीडर करेंगे तो ये सारी फोर्स इनके अंदर से फ्लो हो रही है ना। इस तरीके से आप देखेंगे, जो आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप किसी भी पॉइंट के लिए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो आएगा, है ना। कहने का मतलब है क्योंकि एक्सियल फ्लो हो रहा है, बेंडिंग हो ही नहीं रही है, मोमेंट डेवलप हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रस में हर जगह जो मोमेंट है वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है ना। ट्रसेस में हर जगह मोमेंट क्या होती है, ज़ीरो होती है। चूँकि ज़ीरो होती है तो आपके जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, जो आप ये वाला इक्वेशन लिखते हो, है ना, ये वाला इक्वेशन आप कभी लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि मोमेंट कहीं भी डेवलप ही नहीं हो रहा है ना। आप हर जगह हर फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो है, तो आप ये इक्वेशन एक ट्रस के अंदर नहीं लिख सकते, या एक जो मेंबर है ट्रस का उसके लिए नहीं लिख सकते, है ना। तो इस जॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस जॉइंट पे बेसिकली क्या है, इस इक्वेशन को आप नहीं लिख पाओगे, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा, एट जॉइंट, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये इक्वेशन कभी भी नहीं होगा, है ना। तो दूसरे जो इक्वेशन अवेलेबल हैं वो कौन से हो सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस एक्स डायरेक्शन ज़ीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन ज़ीरो। तो दो ही इक्वेशन जॉइंट के ऊपर है ना। एक जॉइंट के ऊपर कितने हैं,
दो इक्वेशन, है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास जे जॉइंट है, जे का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। हर एक जॉइंट पे आप ये दो इक्वेशन लिख सकते हो। तो अगर आपके पास जे जॉइंट है तो आप कितने इक्वेशन लिख सकते हो, 2 टाइम्स जे, 2j इक्वेशंस कैन बी रिटन, है ना। टोटल अननोन आपके पास कितने हैं, तो भैया हर एक मेंबर में एक फोर्स फ्लो हो रहा है, तो आपके पास अननोन कितना है, अननोन फोर्सेस कितने हैं, जितने आपके पास नंबर ऑफ मेंबर हो, क्योंकि हर एक मेंबर में एक फोर्स। सो लेट्स राइट m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना। तो टोटल अननोन कितने हैं m, इक्वेशन कितने हैं 2j, है ना। तो कितने एक्स्ट्रा अननोन हो गए इक्वेशन से, तो m माइनस 2j। लेकिन इस 2j में क्या है, इक्विलिब्रियम के 3 इक्वेशन जो आप सपोर्ट पे लगा सकते हो, है ना। सपोर्ट पे तो आप ये तीनों इक्वेशन लगा सकते हो। तो जो उन 3 इक्वेशन को आपको क्या है 2j में भी काउंट करना है, इसलिए आप क्या करेंगे 2j माइनस 3, ये क्या है, एक्स्ट्रा अननोन है ना। आप समझ रहे हैं बात, आई गेस। तो यही तो क्या है, हमारी इनडिटर्मिनेसी है और इंटरनल फोर्स की इनडिटर्मिनेसी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डी आई है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, m माइनस 2j माइनस 3, है ना, प्लस r माइनस s। इसको हमने फॉर्मूला बना दिया, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है या सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ये बातें समझते हैं तो आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी दिस फार्मूला शुड बी रिमेंबर्ड, है ना, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर को ये फार्मूले याद होने चाहिए, है ना, बिकॉज यही हमारा काम है ना, और काम ही सब कुछ है। तो हाँ, यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ें आप और नोट कर सकते हैं, है ना, कि अगर आपका जो m माइनस 2j माइनस 3 की जो वैल्यू है, मान लेते हैं कि अगर ये वैल्यू 0 आती है ना, अगर ये वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब क्या है, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी 0 है ना। तो इसे कई लोग कहते हैं कि भैया ये हमारी परफेक्ट ट्रस है ना, परफेक्ट ट्रस। अगर ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी आ जाती है ना, 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, तो इसे लोग कहते हैं रिडंडेंट ट्रस। इसका मतलब है कि इसमें एक्स्ट्रा अननोन है, तो इसको आप क्या कहते हैं, रिडंडेंट ट्रस। वहीं पे ये जो अगर वैल्यू है, ये जो वैल्यू क्या है आपकी 0 से कम आ जाती है ना, तो इसे लोग कहते हैं कि भैया ये क्या है, अनस्टेबल ट्रस। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, है ना, ये नाम आपको समझने पड़ेंगे। मैं थोड़ा समझने के लिए थोड़ा इस तरीके से बना देता हूँ, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। लेट मी ओके, मुझे लगता है ये ठीक से हो नहीं रहा है। सो
यहाँ पे मैं नीचे इंडिकेट कर देता हूँ। ओके, इसमें यहाँ पे देखिए, सो लेट्स से कि आपकी एक ट्रस है कुछ इस तरीके से, है ना, एक ट्रायंगल ट्रस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे m की वैल्यू कितनी है, मेंबर कितने हैं इसमें, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर। तो m की वैल्यू कितनी है, 3। जॉइंट कितने हैं आपके, 1 2 3 जॉइंट, तो जॉइंट 3। तो अगर आप ये जो वैल्यू कैलकुलेट करो m-2j - 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 - 2 × 3 - 3 = 0। तो ये 0 वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है, ये हमारी परफेक्ट ट्रस है। तो असल में अगर आपको देख के पहचानना है कि कोई ट्रस परफेक्ट ट्रस है या नहीं, तो इसका सिंपल सा कॉमन सेंस है कि भैया वो क्या होनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, ट्रायंगुलर शेप्स में दिखनी चाहिए, है ना, क्लियर कट ट्रायंगल्स दिखने चाहिए। अगर आप इस ट्रस को देखें, है ना, तो इसमें भी क्या है, क्लियर कट ट्रायंगल्स हैं, है ना। थोड़ा सा ये रफ मेथड है बट फिर भी क्लियर कट ट्रायंगल हैं। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी 0 ही आएगी, है ना। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर यहाँ पे मैं एक इस तरीके से मैं लगा दूँगा, है ना, तो ये क्या होगा, अब ग्रेटर देन 1 आएगा। तो थोड़ा ध्यान देना है कि ये क्या है, इस तरीके से है और ये ट्रायंगल इस वाले लाइन को कट कर रहे हैं, इसलिए ये एक्चुअल में वो हम भले लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रस में तो रॉड्स होते हैं ना, बार होते हैं, तो वो एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंट ट्रस बोलते हैं, है ना। सो आप अगर समझें, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके लिए कैलकुलेट करके। तो अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करें तो कितने मेंबर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास क्या है, 6 मेंबर्स। तो हमारे पास मेंबर कितने हो गए, 6। हमारे पास जॉइंट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, है ना। ये जॉइंट नहीं है, ये तो बार मतलब लोहे के रॉड्स लगे हुए हैं जो इस तरीके से दिख रहे हैं, है ना। वो उसे जॉइंट कंसीडर नहीं करना है, प्रैक्टिकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है ना। तो हमारे पास जॉइंट कितने हो गए, 4। तो अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करें, 2j - 3, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, 6 - 2 × 4 - 3, 8 - 3 5, which is equal to 1। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा इस तरीके का ब्लॉक जब बनेगा, है ना, जिसमें 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, तो हर एक इस तरीके के बॉक्स का की इनडिटर्मिनेसी कितनी होगी, 1 होगी। मतलब एक एक्स्ट्रा अननोन यहाँ रह जाएगा, है ना। ये आप समझ लें, है ना। यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक बना दे रहा हूँ ताकि, हाँ चलिए ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉक्स बनेगा, है ना। और अगर आप इस अनस्टेबल ट्रस का डायग्राम देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है ना, जब अंदर इस तरीके का कुछ भी नहीं लगाया गया, तो ये कुछ इस तरीके का हो सकता है। रिडंडेंट कैसा हो सकता है, ये कुछ इस तरीके का ट्रस आपको दिखेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है समझने के लिए। ये जो है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, है ना। तो ये आप थोड़ा अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कैलकुलेट करने में चीज़ें, है ना। कैसे आसानी हो जाएगी मैं आपको अभी समझाता हूँ।
So let's take one example. Okay. Now let's draw one truss. Okay. Let's draw one truss. Okay. ये लेटर से कि ये आपकी ट्रस है। आपको कहा गया है कि भैया आप क्या कर रही है, ds की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो ds क्या होता है आपका, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, m-2j है ना, -3 प्लस d कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, r-s। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। कितने मेंबर्स हैं इस ट्रस्ट में, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारे पास मेंबर्स कितने हैं, 14। कितने जॉइंट्स हैं हमारे पास, सो लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जॉइंट्स कितने हैं, 8 जॉइंट। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट दिस। 14 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 3। ओके, सो ये कितना हो गया, 48 टू जो 16 माइनस 3 13, दिस इज 1। इंटरनल वाला पोर्शन तो 1 आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने रिएक्शंस हैं हमारे पास, सो पहला क्या है आपका, रोलर सपोर्ट है, तो एक रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में। दूसरा क्या है आपका, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो आपके रिएक्शन कितने हो गए, 3। देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास कितने होते हैं, 3 है ना। सो दिस इज 3 माइनस 3 प्लस 0 विच इज 1। सो इस तरीके से आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। शॉर्टकट से आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कैसा शॉर्टकट आपको अप्लाई करना है, तो ये आप पीछे देखेंगे। हमने देखा था कि परफेक्ट ट्रस्ट जो होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है ना। और हर एक बॉक्स जो कुछ ऐसा दिखे उसकी इंडिटर्मिनेसी कितनी है, 0 है। whereas जो ऐसा बॉक्स दिखे उसकी इंडिटर्मिनेसी कितनी है, 1 है ना। और ये जो ऐसा बॉक्स है ये असल में क्या होता है, -1 होता है ना। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है, -1 होता है। तो इसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको शायद हमेशा याद रहे कि ये कितना होता है, 0 निकल के आएगा इसके लिए +1 निकल के आएगा और इसके लिए -1 निकल के आएगा, है ना। तो अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो कि ये इस तरीके से होता है, तो अब ये रटा रटाया कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये जो बॉक्स है ना, इस तरीके का, इस बॉक्स में इंडिटर्मिनेसी कितनी होगी, 0। इस बॉक्स की बात करें, इसमें कितनी होगी, +1। इस बॉक्स की बात करें, इसमें कितनी होगी, 0। तो टोटल इंटरनल इंडिटर्मिनेसी कितनी हुई, 0 1 0, मतलब 1। तो आप देखोगे इंटरनल इंडिटर्मिनेसी कितनी आ रही है, 1, है ना। आप ये शॉर्टकट यहाँ पे
मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ऐसा हो और कुछ ट्रायंगुलर शेप का हो, तो इसकी इंडिटर्मिनेसी कितनी आती है, 0, है ना। डी आई कितनी आएगी, 0। अगर आपका बॉक्स क्या है, इस तरीके से है, तो इसकी डी आई कितनी आएगी, +1, है ना। अगर आप ऐसा देखेंगे तो इसकी डी आई कितनी आ रही होगी, -1, है ना। तो ये एक रफ शॉर्टकट है। हालांकि एग्ज़ाम में आपको कन्वेंशनल एग्ज़ाम में जब आपको पेपर लिखना हो तब आप इस तरीके से नहीं जाएंगे। आपको क्या है, जेन्युइन साइंटिफिक अप्रोच दिखाना पड़ेगा, तभी आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। अदरवाइज़ ये क्या है, ये तो जुगाड़ टाइप का है, तो इसे अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए, है ना। ओके, तो ये क्या है, इसे आप शॉर्टकट समझ सकते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा इसमें फ्लुएंट हो जाएं। एक बड़ी सी ट्रस बनाते हैं, है ना। एक बड़ी सी ट्रस बना लेते हैं। ओके, ओके, इस तरीके से हमने इसको बना लिया, और इधर भी से भी बना देते हैं, है ना। तो इस ट्रस के लिए आपको ds कैलकुलेट करना है, तो काफ़ी आसान है ये। di प्लस de, पहले d कैलकुलेट कर लेते हैं, या कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, di कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, m - 2j - 3, d क्या होता है आपका, r - s। तो लेट्स काउंट दी मेंबर्स। ओके, लेट्स काउंट दी मेंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो we had 29 members. Let's count the joint. कितने joint है हमारे पास? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So we have 16 joints. Okay, so let's solve here. 29 minus 2 into 16 minus 3, ओके, प्लस इसको बाद में कैलकुलेट करते हैं। सो 16 इंटू 2 हो गया 32, 32 माइनस 3 29, सो दिस कम्स 0। ओके, अब बात करते हैं रिएक्शंस की। तो हमारे पास एक रोलर सपोर्ट का रिएक्शन, हिंज सपोर्ट के 2 रिएक्शन, टोटल हमारे पास R कितने हैं, 3 हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी क्या है, 3। सो R is 3, इक्विलिब्रियम इक्वेशन is 3, so this is also 0, so total is also 0, है ना। ये हमने काफ़ी मेहनत से निकाला है। हालांकि आपको ये सब इतना करना नहीं पड़ेगा अगर आप शॉर्टकट का यूज़ करें। कैसे, -1, क्योंकि ऐसा बॉक्स है, इस वाले बॉक्स में 0, इस वाले बॉक्स, ये कैसा ऐसा बॉक्स है तो +1, ये कैसा बॉक्स है ऐसा तो 0, ये कैसा बॉक्स है आपका इस तरीके से +1,
ये क्या है आपका, इस तरीके का बॉक्स है 0, ये कैसा बॉक्स है आपका -1। तो -1 +1 +1 -1 सबको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0। तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन कितना आना चाहिए 0, है ना। एक्सटर्नल आप अलग से कैलकुलेट कर लो। तो ये आप इस तरीके से किसी भी ट्रेसेस के लिए सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैटिक indeterminacy in beam, frame and truss. Now you could solve any kind of truss और किसी भी trusses के लिए आप ये indeterminacy की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आया हो, गेट में आया हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हो, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका AKU का एग्ज़ाम हो, है ना। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यू हैव टू बी अ गुड इंजीनियर फर्स्ट, देन यू शुड थिंक ऑफ योर जॉब। क्योंकि अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आपको जॉब तो मिल ही जाएगा। जॉब इज़ नॉट दैट बिग इशूज़। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर कैलिबर, योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ गुड यू आर इन योर सब्जेक्ट। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका ट्रसेस का इनडिटर्मिनेसी हो गया। ओके, थोड़ा सा मैं इसे लंबा खींचूंगा, है ना, क्योंकि ये हमारा जो था ये क्या था आपका स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी था, है ना। मैं थोड़ा सा आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ कि आपने जो स्टार्ट किया था, है ना, वो इनडिटर्मिनेसी से स्टार्ट किया था कि इनडिटर्मिनेसी होती है, एक स्टैटिक होती है, एक किनेमैटिक होती है। तो अभी तक आपने इतना पोर्शन कर लिया है, अभी सिर्फ आपके पास ये वाला पोर्शन आपका बचा है ना। तो इसका सिर्फ बीम वाला पोर्शन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, यहाँ तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज सॉरी। Okay, so let's start kinematic indeterminacy. तो इनडिटर्मिनेसी को काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ unknown displacement, अननोन डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कहते हैं, काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी कहते हैं, या फिर डिग्री ऑफ काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी कहते हैं ना। डिग्री ऑफ किनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी। जब आपको फोर्सेस कैलकुलेट करनी होती थी तब आप किस तरीके के इक्वेशन लगाते थे? जब आपको फोर्स कैलकुलेट करनी होती थी तो आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते थे। जब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी होती है तब आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप बेसिक पे टिके रहें, है ना। When forces are dealt, जब आप फोर्सेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तब आप क्या करते हैं, आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करते हैं।
इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट आर डेल्ट, जब आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ आप डील कर रहे हैं, तब आप जो इक्वेशन यूज़ करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ओके, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होते हैं आपके। अब ध्यान रखिए कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होते हैं, ये ऐसा नहीं होता है कि इनकी वैल्यू फिक्स हो, है ना? ऐसे कोई कंपैटिबिलिटी इक्वेशन नहीं है। तो वो असल में क्या है, आपको सिचुएशन देख के डिसाइड करने होते हैं कि यहाँ पे ये वाला कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है ना? तो एक्चुअल में हमेशा यहाँ पे जो फिक्स इक्वेशन है वो उनकी वैल्यू कितनी है? 0 है। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये इक्वेशन लगेगा ही, लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमेशा 3 इक्वेशन फिक्स होते हैं कि भैया ये तो लगेंगे। लेकिन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है ना? एग्जाम्पल आपने बहुत शुरुआत के पहले लेक्चर में देखा था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे हमने इस तरीके से देखा था, तो इसको आप अपने नोट्स में पीछे जाके देख सकते हैं, है ना? तो हम उन्हीं चीज़ों पे टिके हुए हैं, हम उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं, है ना? ना अगर आप ये बात समझ लें कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमारे पास क्या होते हैं? 0 होते हैं, है ना? और इसका मतलब क्या है कि हमारा इंडिटरमिनेसी आप कैसे निकालते हैं? अननोन माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। और हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं? 0 हैं। कहने का मतलब है इंडिटरमिनेसी किसके बराबर हो जाएगी? डायरेक्टली बराबर हो जाएगी जितने अननोन्स होंगे, है ना? तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको क्या करना होता है, बस अननोन कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, अननोन डिस्प्लेसमेंट एट जॉइंट्स, ठीक है? यहाँ पे आने से पहले कुछ चीज़ आप समझ लें कि जॉइंट का क्या मतलब होता है ना? ओके, तो जॉइंट का मतलब जैसा कि आपने एक तो एग्जांपल आपने ट्रस में देख लिया, है ना? तो ये जो बीम्स हैं, है ना, बीम्स में अगर आपका इस तरीके का सपोर्ट है या कोई भी एंड है ना, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, है इस तरीके का ये है, तो इन तीनों को आप क्या कंसीडर कर सकते हैं? जॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। किसको? इसको, इसको और इसको। बीम के केस में आप इसको जॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेम है ना, आपका एक कोई सा फ्रेम है ना, एक फ्रेम है जिसमें एक रोलर है, एक हिंज है, एक फिक्स है ना, तो इसमें आप क्या क्या जॉइंट कंसीडर कर सकते हैं? यहाँ पे जॉइंट का मतलब है फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, है ना? ये है, साथ में ये भी एक जॉइंट है, ये भी एक जॉइंट है, ये भी एक जॉइंट है ना? इनको भी आप जॉइंट में ही कंसीडर करते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? इसको आप क्या है, जॉइंट में ही कंसीडर करते हैं। हालांकि इन चीज़ों को आप बोला करते हैं रिजिड जॉइंट। दूसरे को तो आप सपोर्ट बोलते ही हैं, वो तो आपको पता ही है। इनको आप क्या कहा करते हैं? रिजिड जॉइंट, है ना? अब यहाँ पे
थोड़ा मज़ेदार चीज़ आप यहाँ पे दोबारा से आपको बेसिक पे आना पड़ेगा, है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस जॉइंट्स, है ना। इन जॉइंट्स में बात करते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, पहले पे हम बात करते हैं रोलर सपोर्ट की बात करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ट्रसेस की बात नहीं करी, तो पहले हम ट्रसेस को भी यहीं पे देख लेते हैं ताकि बार बार वापस ना आना पड़े, है ना। लेट्स टॉक अबाउट ट्रस ऑल्सो। छोटा सा ट्रस बना लेते हैं। अगर आपका कोई ट्रस है ना, कोई ट्रस है, ओके, ये कोई ट्रस है, तो इसमें आप किस चीज़ को जॉइंट कंसीडर करेंगे। तो पहला तो क्या है, इस पे सपोर्ट्स को, फिर ये सारे ब्लॉक्स क्या हैं आपके जॉइंट ही कंसीडर किए जाएंगे ना। ये सारे आपके जॉइंट हैं। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। थोड़ा इनकी वैल्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो रोलर सपोर्ट आपका कैसा होता है। रोलर सपोर्ट जो है आपका क्या होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है ना। तो असल में आप देखोगे, आप बात इस तरीके से समझो कि अगर कोई वर्टिकल फोर्स आप इस डायरेक्शन पे अप्लाई करते हो, ये सपोर्ट कहीं इस डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। क्यों मूव नहीं करता है, क्योंकि इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए रिएक्शन आ जाता है ना। कहने का मतलब है कि इस रोलर सपोर्ट में आपका वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट एग्जिस्ट करता है। इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो नहीं होती है ना। चूँकि रेजिस्टेंस अवेलेबल है ना, तो ये सपोर्ट नीचे की डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, है ना। नीचे की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि रिएक्शन आ रहा है। रिएक्शन नहीं आता तो मूव करता। इसका मतलब है ये इस तरीके से नीचे नहीं जा सकता, ऐसा नीचे नहीं जा सकता, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा है कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वो कितना है, ज़ीरो है। क्यों है, क्योंकि इस डायरेक्शन में रिएक्शन उसको मिल रहा है, रेजिस्ट कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन जब आप इसी सपोर्ट पे एज अ फोर्स इसी में अगर आप इस तरीके का फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये ऐसा आगे मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है ना। तो अगर आप देखोगे इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब है कि ये डेल्टा एक्स डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, मतलब वैल्यू इसकी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। फिर अगर आप इसको ऐसा घुमाने की कोशिश करोगे तो ये घूम भी जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं आता है। इसका मतलब रिएक्शन कितना होता है, ज़ीरो होता है ना। जैसा फिक्स सपोर्ट में रिएक्शन आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं आता है, तो उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब है कि ये घूम जाएगा, तो घूमने को आप क्या बोलते घूमने को आप क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। घूमना मतलब रोटेशन। तो चूंकि रिएक्शन ऑफ मोमेंट ज़ीरो है, इसका मतलब है कि यहाँ पे रोटेशन क्या है, एग्जिस्ट करेगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि एक रोलर सपोर्ट में क्या होता है, दो डिस्प्लेसमेंट होती हैं, दो डिस्प्लेसमेंट होती हैं, है ना। दो डिस्प्लेसमेंट होती हैं, कौन सा, एक डेल्टा एक्स
और ये क्या होता है आपका थीटा। ओके, देन लेट्स चेंज द पेज। ओके, सेकंड बात करते हैं, आप हिंज सपोर्ट की बात करते हैं। ओके, हिंज सपोर्ट की बात करें तो हिंज सपोर्ट कुछ इस तरीके से आप दिखाते हैं, है ना। इस पे वर्टिकल रिएक्शन होता है, वर्टिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्ट कर रहा है। ओके, देन हिंज सपोर्ट पे क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है ना। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, एग्जिस्ट करती है, कुछ वैल्यू होती है उसकी, ज़ीरो नहीं होती है। इसका मतलब है कि इस एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, सपोर्ट मूव नहीं करता है। मूव नहीं करता है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई, है ना। यहाँ पे मोमेंट का कोई रिएक्शन नहीं आता है, नहीं आता है मतलब कितना है, रिएक्शन कितना है, ज़ीरो है। इसका मतलब है कि ये रोटेशन को रेजिस्ट नहीं करता है, यानी कि रोटेशन नहीं होता है मतलब ज़ीरो वैल्यू है उसकी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हिंज सपोर्ट में डिस्प्लेसमेंट कितनी होती, एक हिंज सपोर्ट के ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, वो कौन सी है, रोटेशन, है ना। देन लेट्स टॉक अबाउट फिक्स सपोर्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फिक्स सपोर्ट। ओके, फिक्स सपोर्ट आप कैसा दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक मोमेंट भी होता है, तीन रिएक्शन होते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट मूव नहीं करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है ना। रिएक्शन होता है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, नहीं होगा मतलब ज़ीरो होगा, है ना। फिर मोमेंट का रिएक्शन भी क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, तो रोटेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। रिएक्शन है तो रोटेशन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब है कि फिक्स सपोर्ट के ऊपर कितनी डिस्प्लेसमेंट होती हैं, कितनी डिस्प्लेसमेंट होती हैं भैया, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होती है, कोई सी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, है ना। आई होप आप बात समझ रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट रिजिड जॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट रिजिड जॉइंट। ओके, रिजिड जॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो आप फ्रेम्स में आपने इस तरीके से जो बात करी थी, है ना, कुछ भी सपोर्ट दे दीजिए यहाँ पे। तो ये जो है इसको आप क्या बोलते हैं, रिजिड जॉइंट बोलते हैं, है ना। ये भी रिजिड जॉइंट है एक, है ना। तो ये जो रिजिड जॉइंट है किस में है, फ्रेम में होते हैं। ओके, तो चूँकि ये कोई सपोर्ट तो है नहीं, सपोर्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ना वर्टिकल रिएक्शन तो आ ही नहीं सकता। रिएक्शन तो क्या है, सपोर्ट से आते हैं, ये तो कोई सपोर्ट है नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, मतलब डेल्टा एक्स डायरेक्शन में क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट करी जा सकती है ना। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसको किया जा सकता है ना, उसको रोटेट भी
करवाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक रिजिड जॉइंट पे क्या है, कितनी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, 3। कौन कौन? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, ऑल्सो रोटेशन। ओके, लास्ट हमारा है क्या, जो जॉइंट ऑफ ट्रस। ट्रसेस में की बात करें कि लेट्स से सिंपल सा एक ट्रायंगुलर ट्रस ले लेते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं इस जॉइंट की, है ना, सपोर्ट वाले जॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, इस जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो चूँकि ये क्या है, फ्रेम की तरह ही आप देखेंगे तो ये क्या है, बेसिकली एक सपोर्ट तो है नहीं, तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, है ना, कोई रिएक्शन होगा नहीं। इसका मतलब है इसको एक्स डायरेक्शन में मूव करवाया जा सकता है, मतलब उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। डेल्टा वाई, उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। बट थीटा की वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्यों? क्योंकि ट्रसेस बेंड नहीं होते हैं, ट्रसेस रोटेट होते ही नहीं हैं, उस पर आप ऐसा फोर्स नहीं लगा सकते, है ना। तो ये 0 क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रसेस आर subjected to 0 बेंडिंग मोमेंट। इसमें बेंडिंग मोमेंट कभी आता ही नहीं है। अगर बेंडिंग मोमेंट आ गया तो उसे हम ट्रस नहीं कहेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितने होते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 होते हैं। कौन से? डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द various kind of displacement in all these structures. Okay. Okay, so let's move and let's try one question here. क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स से कि ये एक आपकी बीम है ना। लेट्स से ये आपकी एक बीम है कुछ इस तरीके से। ओके, इसके लिए आपको कहा गया है कि भैया डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करिए, है ना। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई भी फॉर्मूलेस की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कई बुक्स में वो फार्मूला भी बनाते हैं, बट वी डोंट नीड एनी फार्मूला, है ना। क्यों नहीं चाहिए, आप देख के समझ जाएंगे। क्योंकि ये क्या आपका फिक्स सपोर्ट, कितने डिस्प्लेसमेंट होंगे यहाँ पे? फिक्स सपोर्ट पे 0 डिस्प्लेसमेंट होते हैं, है ना। ये क्या आपका रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे कितने डिस्प्लेसमेंट होता है ना। 1 डिस्प्लेसमेंट होता है। कौन सा? डेल्टा एक्स, ना 1 डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी 2 डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एक डेल्टा एक्स और एक थीटा, है ना। देन हमारा क्या है हिंज सपोर्ट है। ये मुझे रब करना है, ये 2 डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ओके, देन वी हैव हिंज सपोर्ट। यहाँ पे क्या है? 1 डिस्प्लेसमेंट होता है। कौन सा? है ना, हमारे पास सिर्फ 1 डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज थीटा। तो अगर आप डीके की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी होगी? 0 + 2 + 1 विच इज़ 3। नो फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, है ना। वेरी वेरी इजी। एक और आप एग्जाम्पल ले लें।
लेट अस से कुछ इस तरीके की बीम है ना। आपसे बोला जा रहा है कि आप डीके की वैल्यू कैलकुलेट करिए। अगेन वेरी वेरी इजी है ना, कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं रहना चाहिए, है ना। सो पहला क्या आपका फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, 0। रोलर सपोर्ट पे कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, 2। कौन कौन से, थीटा और डेल्टा एक्स। तो डीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना। वेरी वेरी इजी, नो प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट आप एक फ्रेम का एग्जांपल देख सकते हैं। फ्रेम का एग्जांपल देख सकते हैं। लेट अस से ऐसा कोई फ्रेम है, लेट अस से यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है ना। यहाँ पे लेट अस से यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है ना। ये एक ही जॉइंट है। इसमें आपको डीके की डीके की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो अगेन इट इज़ वेरी वेरी इजी, कुछ नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है ना। ध्यान से देखिए, पहला क्या है, फिक्स सपोर्ट पे कितना होता है, 0। रोलर सपोर्ट पे कितना होता है, 2। कौन कौन सा, डेल्टा एक्स और थीटा। हिंज सपोर्ट पे कितना होता है, 1। कौन सा, थीटा। ये क्या आपका जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है, रिजिड जॉइंट है। रिजिड जॉइंट पे क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। कौन कौन सा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3, सिमिलरली यहाँ पे भी 3। तो डीके की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, कितनी हो गई, सारे वैल्यूज़ को ऐड कर दो, 3 + 3 + 3 + 1 + 2 विच इज़ 12। तो ये आपका डायरेक्टली क्या हो गया, डीके हो गया। किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। तो आप किसी भी फ्रेम्स के लिए बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एक और फ्रेम का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके ओके, ये एक फ्रेम का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि आप डीके की वैल्यू कैलकुलेट करिए, है ना। इसी में कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे कितना होगा, 1। यहाँ पे कितना होगा, 1। यहाँ पे कितना होगा, 2। यहाँ पे कितना होगा, 3 3 3 3। यहाँ पे भी क्या है, 3। यहाँ पे भी क्या है, 3। तो डीके की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए, कितनी हो गई, 3 + 3 6 9 12 15 18 + 2 20 और ये 22। सो योर आंसर इज 22। इट इज़ वेरी वेरी इजी, है ना। अब एक ट्रस का भी एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स गो फॉर सम ट्रस। ओके, लेट्स से कि ये आपकी कोई ट्रस है, इसमें आपसे कहा गया है कि आप डिग्री ऑफ काइनामेटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करिए, है ना। कर देते हैं सर, बहुत आसान है ना। सो लेट्स यहाँ पे सेम डायग्राम को
यहाँ पे हमने लिख लिया है। स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका हिंज सपोर्ट है पहला। हिंज सपोर्ट पे क्या होता है, एक होता है, कौन सा, थीटा। फिर आपका क्या है, रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट पे क्या होते हैं, दो होते हैं, दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, दो अननोन डिस्प्लेसमेंट होते हैं जिनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, डेल्टा एक्स और थीटा, है ना। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देना है ना, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो जनरली लोग गलती करते हैं, है ना। क्या है वो, थीटा, है ना। अगर आप बेसिक कंसेप्ट में जाओगे, है ना, बेसिक कंसेप्ट में अगर आप वापस जाओ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रसेस में तो बेंडिंग मोमेंट होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि थीटा हमेशा ज़ीरो होता है। तो सर सेम कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ भी लगेगा। भले ही यहाँ पे रोलर सपोर्ट है बट यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान देंगे। ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट, है ना। थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि थीटा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हैं, सर कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं, है ना। यहाँ पे कितने होंगे, ज़ीरो। रोलर सपोर्ट पे क्या होता है, दो होते हैं लेकिन थीटा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो कितना होगा, एक ही होगा, कौन सा, डेल्टा एक्स। बाकी हर जगह क्या होंगे, दो दो होंगे, कौन कौन से, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, है ना। यहाँ पे भी दो, 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 है ना। क्यों, थीटा डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। ये बात आप याद रखेंगे। जनरली सॉल्व करते करते लोग फ्लो में आ जाते हैं और जैसे ही सपोर्ट दिखते हैं तो वो सीधे थीटा को भी काउंट कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी गलती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रस्ट में बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई थिंक आप बात समझ गए हैं, है ना। सो आई थिंक सफिशिएंट है आज के लिए। या फिर आप एक और किसी भी ट्रस्ट को आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेम ही कंसेप्ट है, या तो किसी जॉइंट पे 0 होगा या 2 होगा या 1 होगा, है ना। कैसा भी ट्रस्ट हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। सो sorry, so this is sufficient for today. Okay, so we'll continue in the next lecture.